हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट हुए एएमई के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत एएमई पोस्ट के लिए कंडक्ट हुआ था, जो कि 30% LDCE कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि ग्रुप बी पोस्ट के लिए ये पेपर कंडक्ट हुआ था और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। आगे बात करें तो इस पेपर का एग्ज़ाम डेट 22 सितंबर 2019 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को पूरे 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। अगर बात करें इस पेपर के अंतर्गत तो पूरे 2 घंटे का समय कैंडिडेट को दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। इस पेपर के अंतर्गत बात करें तो टेक्निकल सेक्शंस, ऑफिशियल लैंग्वेज, इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स के चारों सेक्टर के प्रश्न को इंक्लूड किए गए थे। तो यहाँ पर हम चारों सेक्शंस के पूरे प्रश्न के देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर अगर बात करें पहले प्रश्न की, तो पहले प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ LHB चेयर कार। LHB चेयर कार के जो पैसेंजर कैपेसिटी होती है वो कितने होते हैं, तो उसका अगर बात करें तो 78 की संख्या में होते हैं LHB चेयर कार की कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे व्हेन डिड फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन रन। मीन्स पहली बार शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को कब चलाया गया था, तो यह नई दिल्ली से लेकर झांसी तक चलाया गया था। जो कि चलाया गया था 14 नवंबर 1988 को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 1988 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द कोड फॉर कंटेनर वैगन। मिस कंटेनर वैगन के लिए कोड क्या है, तो कंटेनर वैगन के लिए कोड जो होता है वो BLC यहाँ चारों ऑप्शंस में से होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है बोगी लो कंटेनर वैगन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक यूनिट 5 कार के बने होते हैं, जिसके दोनों एंड पर हमारा A कार लगे होते हैं और बीच के जो 3 कार होते हैं वो B कार टाइप्स होते हैं। जिसकी अगर बात करें तो इसमें हमारा सेलेक्ट लिस्ट ड्रॉ बार यानी STB लगा होता है, जिसकी हाइट रेल लेवल से 845 mm और A कार के दोनों एंड पर हमारा CBC लगे होते हैं, जिसकी हाइट रेल लेवल से 1105 mm होते हैं। और प्रत्येक यूनिट की जो हमारा जो एक BLC A कार होते हैं उसमें हमारा 8 ATL का प्रावधान किया गया है, जिसको कंटेनर को लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी BLC सही उत्तर हो जाएगा कंटेनर वैगन के लिए कोड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन परफॉर्मा कॉस्ट। मिस निम्नलिखित में से कौन सा परफॉर्मा कॉस्ट में शामिल किए जाएंगे, तो यहाँ पर शामिल किए जाएंगे परफॉर्मा कॉस्ट के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर पेमेंट अंडर वर्क्स मेन कंपनसेशन एक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग इफ द करेंट इज टू लो इट इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन। मीन्स अगर वेल्डिंग करते समय अगर करंट की मात्रा काफ़ी लो क्वांटिटी में हो तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, वो पूछे गए हैं। तो इसका परिणाम की बात करें तो पुअर पेंट्रेशंस हो सकते हैं, एक्सेस वेल्ड मेटल हो सकता है और एक्सेसिव जो इलेक्ट्रोड कंजप्शन होता है वो भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खपत इलेक्ट्रोड्स की। तो यहाँ पर ऑल 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं नॉर्मल पे लोड ऑफ GS कोच, जो जनरल कोच होते हैं हमारा GS कोच
उसके नॉर्मल पेलोड पूछा गया है कितना होता है। तो नॉर्मल पेलोड की अगर बात करें जीएस कोच की तो वह 5.85 टन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द कोड ऑफ बोगी पेट्रोल टैंक वैगन। मीन्स पेट्रोल टैंक वैगन के लिए जो वैगन कोड होता है वो कौन सा होता है। तो पेट्रोल टैंक के लिए अगर यहाँ पूछे गए हैं तो उसका कोड होता है BTPN, यानी बोगी टैंक फॉर पेट्रोलियम न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं फुल फॉर्म ऑफ FOIS, यानी FOIS का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस टर्म का यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग यानी जो हमारा वैगन या कोचेज उसके मॉनिटरिंग करने के लिए। तो FOIS का फुल फॉर्म होता है फ्रेट ऑपरेशंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। FOIS का फुल फॉर्म बात करें तो फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कोई भी ऑप्शन में ऐसा मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग कर दिया गया है, यहाँ पर आपका ऑपरेशंस कर दिए गए हैं इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड। मीन्स जो पर मीटर जो क्रॉस लेवल में वेरिएशन आते हैं दर, उसको दर को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ट्विस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इफ बिल्डिंग इज परफॉर्म्ड फ्रॉम द अंडर साइड इट इज कॉल्ड। मीन्स अगर बिल्डिंग को किया जाता है अंडर साइड से तो उसको हम क्या कहेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि बिल्डिंग टोटल 4 प्रकार की टाइप्स से किए जाते हैं। पहला हमारा होता है फ्लैट टाइप, सेकेंड हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, थर्ड हमारा होता है वर्टिकल, फोर्थ हमारा होता है ओवरहेड टाइप। ये टोटल 4 टाइप्स के हमारा बिल्डिंग का परफॉर्म किया जाता है 4 टाइप की मदद से। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जब बिल्डिंग को अंडर साइड से किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। तो जैसे अब अगर देख ले कोई मेटल है, उसको जब इस प्रकार से अगर हम बिल्डिंग नीचे के साइड से अगर करेंगे तो उसको हम ओवरहेड बिल्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर इसको अगर जैसे मेटल हमारा यहाँ पर है, अगर ऊपर से किया जाता है बिल्डिंग तो इसको हम फ्लैट टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा है ISO का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ISO का फुल फॉर्म हमारा होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लक्स इज यूज्ड इन बिल्डिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट। इस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है बिल्डिंग प्रक्रिया में किसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन को रोकने प्रिवेंट करने के लिए हम फ्लक्स का प्रयोग बिल्डिंग प्रक्रिया में करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए द इंक्रीज इन हार्डनेस ऑफ मेटल ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इज नोन एज। मीन्स जो मेटल्स में हार्डनेस बढ़ती है कोल्ड वर्किंग के कारण, उसको हम किस नाम से जानते हैं।
तो जो हम बात करें अगर मेटल में जो हार्डनेस बढ़ते हैं कोल्ड वर्किंग के कारण, वो उसको हम वर्क हार्डनिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं द कंडमिंग लिमिट फॉर व्हील डायमीटर ऑफ एलएचपी कोच। एलएचपी कोच के लिए जब व्हील डायमीटर्स की कंडमिंग लिमिट यानी जिस लिमिट के बाहर हम उस चक्के को कंडम कर देते हैं तो वह सीमा हमारा कंडमिंग लिमिट कहलाते हैं। तो उसकी कंडमिंग लिमिट की अगर बात करें तो 845 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फिएट बोगी ओवर आईसीएफ कोच। आईसीएफ बोगी यानी आईसीएफ बोगी के मुकाबले फिएट बोगी प्रयोग करने से हमको क्या फ़ायदा है वो यहाँ पर पूछा गया है, जो कि यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला हमारा फ़ायदे हैं लोअर व्हील बेस होता है, चूँकि अगर बात करें अगर आईसीएफ बोगी की व्हील बेस की तो यह 2896 होता है। वहीं फिएट बोगी जो कि एलएचपी कोच में प्रयोग किए जाते हैं, इसकी जो बात करें व्हील बेस की तो यह 2560 mm होते हैं। इस मुकाबले में यह व्हील बेस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड हमारा यहाँ पर फ़ायदेमंद है कि एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। थर्ड यहाँ पर हमारा फ़ायदे है कि इसमें कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग यानी CTRB का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑल 3 ऑप्शंस करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसको प्रयोग करने से हमारा फिएट बोगी आईसीएफ के मुकाबले बेहतर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल 3 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम ब्रेकेज मीन्स हमारा शुरुआती स्टेशन पर जो प्रीमियम ब्रेक का न्यूनतम ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो कितना होता है वो पूछे गए हैं यहाँ पर। तो शुरुआती स्टेशन पर बात करें न्यूनतम ब्रेक पावर परसेंटेज की प्रीमियम ब्रेक की तो वो 95% होता है, जहाँ से यहाँ पर TX सर के द्वारा एग्जामिन्ड और BPC इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें प्रीमियम ब्रेक के लिए तो प्रीमियम ब्रेक के लिए हमारा 12+3 डेज का इसका वैलिडिटी होता है। साथ ही इसको जब BPC इशू किए जाते हैं तो इसको ग्रीन पेपर पर इशू किया जाता है। इसके अलावा बात करें प्रीमियम रेक के लिए तो 75 मैन पर आवर्स की रिक्वायरमेंट होता है इसकी रेक को एग्जामिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्राफ्ट गियर मीन्स ड्राफ्ट गियर का पर्पस क्या है। तो ड्राफ्ट गियर की अगर पर्पस की अगर बात करें तो इसको प्रोवाइड करने का पर्पस होता है हमारा कि यह जो इम्पैक्ट पड़ता है झटके पड़ता है एक दूसरे के ऊपर उसको आसानी से सह सकता है, उसको आसानी पूर्वक उसको ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी टू वर्क एज अ कशंस टू स्मूदन द शॉक्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फर्स्ट पीरियोडिसिटी ऑफ द POH फॉर द न्यूली बिल्ट वॉक्सन वैगन मीन्स नए वॉक्सन वैगन बने हुए वॉक्सन वैगन का हमारा पहला पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पूछा गया है कितने वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं नए वॉक्सन वैगन के केस में। तो नए वॉक्सन वैगन के केस में अगर बात करें पहला पीरियोडिक ओवरहॉलिंग वो 6 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इन अ कोच द लोड ट्रांसमिशंस टेक प्लेस थ्रू मीन्स जो कोच के अंतर्गत हमारा जो भार का ट्रांसमिशन किया जाता है वो किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पर हमारा साइड बियर के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द लैटरल मूवमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल्ड बाई मीन्स जो चक्के का लेटरल मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है एक्सल गाइड के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, ड्यूरिंग फोर्जिंग ऑपरेशंस प्लास्टिक फ्लो ऑफ मेटल टेक प्लेस ड्यू टू। फोर्जिंग ऑपरेशन के दौरान जो मेटल्स का प्लास्टिक फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? तो मेटल का अगर प्लास्टिक फ्लो की अगर बात करें फोर्जिंग ऑपरेशन के दौरान, वो कंप्रेसिव फोर्स के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाई आर इलास्टोमेरिक पैड प्रोवाइडेड। जो ईएम पैड हमारा बैगन के अंतर्गत प्रोवाइड करवाए जाते हैं एज अ प्राइमरी सस्पेंशन के तौर पर, तो उसका काम क्या होता है? तो वो हमारा व्हील फ्लैंज को घिसने से बचाता है, नहीं टू रिड्यूस व्हील फ्लैंज वियर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द कोरोजन इन एन आईसीएफ कोच। निम्नलिखित में से कौन सा मददगार होगा आईसीएफ कोच में जो जंग लगते हैं उसको प्रिवेंट करने में? तो यहाँ पर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील को पूरे फ्लोर पर लगा दे तो वो हमारा प्रिवेंट कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द। यानी जो डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइड करवाए जाते हैं किसके अंतर्गत? तो वह हमारा बफर के अंतर्गत प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ हेड स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन। मीन्स लोडेड स्थिति कंडीशन में हमारा मिनिमम न्यूनतम अनुमेय बफर हाइट पूछा गया है रेल लेवल से। तो बात करें यहाँ पर लोडेड कंडीशन में, हमारा एम्प्टी कंडीशन की अगर पहले बात करें तो एम्प्टी कंडीशन में हमारा जो होता है रेल लेवल से हाइट वो 1105 mm, जबकि लोडेड कंडीशन में हमारा यह मिनिमम 1030 mm होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमसे लोडेड कंडीशन में मिनिमम परमिसिबल पूछा गया है, तो ये हमारा 1030 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द थिकनेस ऑफ अ थिन सीट कैन बी एक्यूरेटली चेक्ड बाई। मीन्स एक थिन सीट है कोई, उसको थिकनेस के अच्छे से मेजर करने के लिए, यानी एक्यूरेट यानी करेक्ट रूप से मेजर करने के लिए हम किसका मदद लेते हैं? तो इसकी अगर बात करें मेजरमेंट की, तो उसको हम माइक्रोमीटर की मदद से हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोड डू बियरिंग फेस। मीन्स निम्नलिखित में से किस प्रकार के बियरिंग फेस पर लोड टाइप्स को हम यहाँ पर फेस करते हैं? तो यहाँ पर बात करें तो रेडियल और थ्रस्ट दोनों टाइप्स के लोड्स को बियरिंग किया जाता है फेस पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ट्विन पाइप सिस्टम इन लोकोमोटिव हैज द एडवांटेज ऑफ। मीन्स ट्विन पाइप सिस्टम होने से लोकोमोटिव्स के क्या फ़ायदा होते हैं वो पूछे गए हैं। तो ट्विन पाइप होने से यहाँ पर यह फ़ायदा होता है कि जो हम ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी ब्रेकिंग पोजीशंस डज एन A9 वाल्व हैज। जो लोकोमोटिव के अंतर्गत हमारा A9 वाल्व प्रयोग किए जाते हैं उसका काम क्या होता है? उसके पोजीशन, उसका काम होता है हमारा जो प्रेशर ड्रॉप और रिलीज वगैरह करते हैं उसकी सहायता से हम कर सकते हैं। इसके टोटल 5 पोजीशंस होते हैं। पहला होता है हमारा रिलीज पोजीशन, सेकेंड होता है यहाँ पर मिनिमम रिडक्शन, और थर्ड होता है यहाँ पर फुल सर्विस एप्लीकेशन, फोर्थ होता है हमारा ओवर रिडक्शन, और 5 होता है हमारा इमरजेंसी एप्लीकेशन होते हैं। ये टोटल 5 हमारा A9 वाल्व की पोजीशन होते हैं ब्रेकिंग के दौरान। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एम आर सेफ्टी बाल्ब इज सेट एट प्रेशर ऑफ। मीन्स एम आर सेफ्टी बाल्ब होता है, उसको कितने प्रेशर पर सेट किया जाता है, तो उसका प्रेशर सेट करने की अगर बात करें तो वह एबव 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द फंक्शन ऑफ एन एडिशनल C2 रिले वाल्व इन एन ब्रेक सिस्टम इज टू चेंज चार्ज। में जो हमारा एडिशनल C2 रिले वाल्व होता है उसका फंक्शन पूछा गया है कि किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके बात करें एडिशनल यहाँ पर पूछा गया है C2 रिले वाल्व, तो ये हमारा BP पाइप्स को प्रेशर फिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वाइपर गेट्स द एयर सप्लाई फ्रॉम, यानी वाइपर्स को एयर सप्लाई कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह MR1 से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट शुड बी द रेडिएटर फैन RPM एट 8 नोच। मीन्स 8 नोच पर रेडिएटर फैन की RPM क्या होना चाहिए वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 8 नोच बोला गया है और RPM का मतलब यहाँ पर होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट्स। तो यहाँ पर 8 नोच पर बात करें रेडिएटर फैंस की RPM की तो वह 1150 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यूनिवर्सल शाफ्ट इज यूज्ड टू ड्राइव रेडिएटर फैन बिकॉज। मीन्स यूनिवर्सल शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है रेडिएटर फैंस को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, तो यह एक सेल्फ अलाइन होता है जिससे हमारा यूनिवर्सल शाफ्ट को यूज किया जाता है रेडिएटर फैंस को ड्राइव करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीजेज द सोडियम कंटेंट इन द लूब ऑयल। मिस निम्नलिखित में से सोडियम कंटेंट जो हमारा है लूब ऑयल के अंतर्गत जो इंक्रीज करता है सोडियम कंटेंट को, तो कौन हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें अगर तो वाटर लीकेज इन लूब ऑयल इसका हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एलॉयज आर यूज्ड इन इंडस्ट्री बिकॉज दे आर। एलॉयज जो हमारा योग होता है मिश्र धातु, उसका प्रयोग इंडस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है क्योंकि यह हो सकता है यह होता है हमारा गुड स्ट्रेंथ का होता है। यानी जो इस बात करें एलॉयज को तो यह एक निश्चित अमाउंट में हमारा दो एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है। तो इस जो कि अगर एक निश्चित अमाउंट में बनाया गया है तो इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी गुड स्ट्रेंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वाटर पंप ऑफ डीजल लोको इज ड्राइवन फ्रॉम। मिस डीजल लोको के वाटर पंप को ड्राइव किया जाता है किसके मदद से, तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सटेंशन शाफ्ट गियर के मदद से ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है TIG यानी टंगस्टर इनर्ट गैस वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेल्डिंग। मीन्स जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें TIG वेल्डिंग का जो किया जाता है वो सबसे सुटेबल किसके लिए होता है, तो TIG का सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल हमारा एल्युमिनियम के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि अगर बात करें TIG वेल्डिंग एक नॉन कंजेबल इलेक्ट्रोड होता है जिसका उद्देश्य होता है केवल आर्क क्रिएट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एल्युमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको वेल्डिंग करने के लिए TIG वेल्डिंग हमारा सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द कॉज ऑफ लो बूस्टर एयर प्रेशर इज। मिस
जो एयर प्रेशर में लो बूस्टर होते हैं वह उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो लो बूस्टर के कारण की अगर बात करें तो इसमें हो सकता है कि लो वाइल जॉइंट लीक हो गया हो, जिससे हमारा प्रेशर प्रॉपर मात्रा में ना बन रहा हो। तो यहाँ पर वही कारण हो सकता है कि लो बूस्टर का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द पिस्टन वाइल कैरिंग आउट द बोलो बाई टेस्ट। यानी जो बोलो बाई टेस्ट जो हम कैरी करते हैं उस दौरान हमारा पिस्टन का पोजीशन क्या होना चाहिए वो पूछे गए हैं यहाँ पर। तो बोलो बाई टेस्ट को करते समय हमारा पिस्टन का पोजीशन की अगर बात करें तो हमारा बीडीसी पोजीशन में होना चाहिए, टीडीसी पोजीशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें तो हम एक यहाँ पर लेना चाहें तो एक हमारा यहाँ पर अगर इस तरह से हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के हमारा अंतर्गत हमारा एक पिस्टन लगा गया है, जो जिसका अंतिम छोर की अगर बात करें तो इस पिस्टन के अंतर्गत हमारा क्रेन सॉफ्ट अगर है लगा हो तो उसका मोशन अगर रेसिप्रोकल मोशंस के तौर पर ऊपर नीचे होता है इस तरह से, तो एक मैक्सिमम पोजीशन जो होता है जिसके ऊपर वह पिस्टन जा नहीं सकता उसको हम टीडीसी बोलते हैं। टीडीसी मतलब यहाँ पर हमारा टॉप डेड सेंटर होता है। और जो बॉटम पोजीशन होता है उसको हम बीडीसी बोलते हैं, यानी बॉटम डेड सेंटर। और दोनों के बीच का जो हमारा जो डिस्टेंस यानी होता है उसको हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी इंजन में आप 4 स्ट्रोक वगैरह, वही एक टीडीसी और बीडीसी के बीच का डिफरेंस होता है जिससे हम इंजन को 4 स्ट्रोक वगैरह को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जब बोलो बाई टेस्ट हम कैरी करते हैं तो उस दौरान पिस्टन का पोजीशन हमारा टीडीसी पोजीशन में होना चाहिए, यानी टॉप डेड सेंटर पोजीशंस में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, फैक्ट्री एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, यानी फैक्ट्री एक्ट किस पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो बात करें यहाँ पर तो प्रोडक्शन यूनिट पर लागू होते हैं, वर्कशॉप में लागू होते हैं, लेकिन C&W डिपो में लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एज पर HOER यानी आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड ऑफ रेस्ट रोल जो हमारा 2005 के अंतर्गत आया था, उसके अनुसार लोको पायलट को किस कैटेगरी के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो टोटल बात करें HOER के अंतर्गत तो टोटल हमारा 4 टाइप्स के मेंशन किए गए हैं। इसमें हमारा पहला टाइप्स होते हैं कंटिन्यूअस, सेकंड हमारा होता है इंटेंसिव, थर्ड हमारा होता है इसेंशियली इंटरमिटेंट, और हमारा चौथा होता है हमारा एक्सक्लूडेड, जो किसी में शामिल ना हो उसको एक्सक्लूडेड कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमसे लोको पायलट से पूछा गया है, तो लोको पायलट की काफ़ी ड्यूटी काफ़ी हेक्टिक होता है, तो इसलिए इसको हमारा बात करें तो इसको हम कंटिन्यूअस कैटेगरी में डाला गया है, यानी लोको पायलट, TTE, गुड्स गार्ड, इस सारे को कंटिन्यूअस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाए कि जो हमारा टेक्निकल सुपरवाइजर होते हैं JEE SSE वगैरह, उसको कौन से कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, तो उसको बात करिए तो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं JEE SSE सुपरवाइजरी स्टाफ्स को। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर सब्सिट्यूएंट्स अलाउंस इज इक्वल टू, यानी सब्सिट्यूएंट अलाउंस जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो वह हाल्फ एवरेज पे प्लस DA के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर इशूइंग मेजर पेनाल्टी, यानी मेजर पेनाल्टी इशू करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मेजर पेनाल्टी के लिए SF5 का प्रयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड 5 का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ द डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग देन, अगर डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग हो उस दौरान हमारा अगर बात करें तो पेंशन या ग्रेजुएटी कोई भी अफेक्टेड नहीं होता है किसी कर्मचारी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर विजन ऑफ ASM, चूँकि वर्तमान में ASM को बदलकर ASM की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती है यानी स्टेशन मास्टर की, उसके लिए अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाता है, चूँकि टोटल हमारा A1 से लेकर C2 तक स्टैंडर्ड तक जाता है। A1 स्टैंडर्ड से लेके A1 हमारा कराया जाता है लोको पायलट यानी ALP के लिए, A2 हमारा कराया जाता है गुड्स गार्ड और SM पोस्ट के लिए कराया जाता है। और जब बात करें अगर B1 से हमारा टेक्निकल स्टाफ जो होता है उसको हमारा B1 मेडिकल स्टैंडर्ड से कंडक्ट कराए जाते हैं। तो चूँकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है ASM यानी SM पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, तो वो हमारा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत कैंडिडेट का जो आई साइट होता है वह 6/9 दोनों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ PNM एट जोनल रेलवे, यानी परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी जो होता है स्टाफ्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के जो होते हैं उसके अंतर्गत जो मीडिएटिंग कराए जाते हैं वो PNM के अंतर्गत कराए जाते हैं, यानी परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी के अंतर्गत। जोनल रेलवे पर इसका चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन होते हैं वो पूछे गए हैं। तो PNM की अगर बात करें तो जोनल रेलवे स्तर पर इसके चेयरमैन GM यानी जनरल मैनेजर होते हैं, यानी महाप्रबंधक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, गोल्ड पास इज इशू टू, यानी गोल्ड पास किसको जारी किया जाता है। तो गोल्ड पास की अगर बात करें तो लेवल 16 और 17 दोनों लेवल के जो अधिकारी होते हैं ऑफिसर्स उसको गोल्ड पास इशू किए जाते हैं। इसमें अगर बात करें तो लेवल से 17 में हमारा जो मेंबर्स होते हैं फाइनेंशियल मेंबर्स, मैकेनिकल रोलिंग स्टॉक मेंबर्स वगैरह जो रेलवे बोर्ड स्तर पर होते हैं, और CRB एंड CEO रेलवे बोर्ड ये लेवल 17 में आते हैं। जबकि लेवल 16 के अंतर्गत प्रत्येक जोनल हेडक्वार्टर्स के GM जो होते हैं वो लेवल 16 के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों को गोल्ड पास इशू किए जाते हैं ड्यूटी के दौरान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर CRB मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड और GM, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री, यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी जो होता है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कंट्रोल में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव बीन सेट अप टू रिक्रूट, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को बनाया गया था किस टाइप्स के कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए। तो बात करें तो यह ग्रुप C एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट के लिए या RRB को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि बात करें तो RRC को यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को ग्रुप D एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं,
हाउ मच परसेंटेज वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस इन ग्रुप सी कैटेगरी, यानी ग्रुप सी कैटेगरी के अंतर्गत जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उसके लिए कितने परसेंटेज का रिजर्व परसेंटेज रखा गया है बहाली यानी वैकेंसी के अंतर्गत। तो इसमें टोटल 3% को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 1% डिफ, 1% ब्लाइंड और 1% ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं उसके लिए इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट इन ग्रुप डी एज एससी कैंडिडेट, यानी शेड्यूल कास्ट जो होता है कैंडिडेट्स उसको ग्रुप डी के अंतर्गत अगर नियुक्ति लेना हो तो मैक्सिमम एज लिमिट कितना दिया गया है। तो नॉर्मल कर्मचारी का अनरिजर्व की अगर बात करें तो अनरिजर्व के लिए 33 ईयर्स रखा गया है, ओबीसी के लिए 33 प्लस 3 ईयर जो ग्रेस होता है वो ओबीसी के लिए दिया गया है, जबकि एससी एंड एसटी के लिए नॉर्मल 33 प्लस 5 ईयर्स का ग्रेस दिया जाता है। तो यहाँ पर टोटल आप देख पा रहे होंगे एससी और एसटी के लिए 38 ईयर्स का मैक्सिमम अपॉइंटमेंट लिमिट दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 38 ईयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मच परसेंटेज कंसेशन इज अवेलेबल फॉर कैंसर पेशेंट ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी, यानी ट्रेन यात्रा के दौरान कैंसर पेशेंट के लिए कितने परसेंट कंसेशन यानी मुफ्त सुविधा उपलब्ध है रेलवे के अंतर्गत। तो रेलवे के अंतर्गत बात करें अगर तो जो एसी 3 टियर्स और स्लीपर कोच होते हैं उसके अंतर्गत 100% कंसेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज लोकेटेड इन विच सिटी इन ईसीओआर, यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत जो आरआरबी है वो कौन से शहर में स्थित है। तो इसकी अगर बात करें तो भुवनेश्वर के अंतर्गत बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टियर ऑफ जेसीएम, यानी जो ज्वाइंट कंसोलिडेटरी मशीनरी जो होता है उसके कौन से टियर होते हैं वो यहाँ पर। तो टोटल हमारा बात करें जेसीएम के अंतर्गत 3 टियर्स लेवल्स पर हमारा मीटिंग कराए जाते हैं। पहला होता है हमारा नेशनल लेवल्स, सेकेंड हमारा होता है डिपार्टमेंटल लेवल्स और थर्ड हमारा होता है रीजनल लेवल। नेशनल लेवल हो गया पहला, सेकेंड हो गया डिपार्टमेंटल लेवल और थर्ड हो गया रीजनल लेवल। 3 लेवल पर जेसीएम के मीटिंग कराए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें चुनना है कि यहाँ पर कौन कौन से हमारा लेवल सही दिया गया है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर हमारा नेशनल लेवल सही है और डिपार्टमेंटल काउंसिल सही है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें तो जेसीएम के अंतर्गत हमारा नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष चेयर किसके द्वारा चेयर किए जाते हैं तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है, जबकि डिपार्टमेंटल काउंसिल के अंतर्गत हमारा जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड के होते हैं उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, जबकि रीजनल लेवल पर इसकी अध्यक्षता उस सिटी के जहां पर यह रीजनल काउंसिल है उस सिटी के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सीधे सीधे ए एंड सी यानी नेशनल काउंसिल और डिपार्टमेंटल काउंसिल यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विच डिमांड कवर्स द एक्सपेंडिचर्स ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW, यानी CNW के रिपेयर और मेंटेनेंस पर एक्सपेंडिचर यानी खर्च कौन से डिमांड्स के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। तो बात करें CNW के मेंटेनेंस और रिपेयर को तो ये डिमांड नंबर 6 के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें डिमांड नंबर 5 की तो डिमांड नंबर 5 में मोटी पावर्स को इंक्लूड किया गया है। डिमांड नंबर 4 के अंतर्गत
रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीबे एंड वर्क्स को इंक्लूड किया गया है। जबकि डिमांड नंबर 3 के अंतर्गत जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज, सुपरिटेंडेंट एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। तो ये आप 4 ऑप्शंस को इस प्रकार छांट सकते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी डिमांड नंबर 6 के अंतर्गत C&W का मेंटेनेंस और रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इज द प्राइमरी यूनिट फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर्स ऑन डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज पर जो बुकिंग एक्सपेंडिचर किया जाता है वो कौन से प्राइमरी यूनिट के अंतर्गत आता है। तो प्राइमरी यूनिट की अगर बात करें तो यह डायरेक्ट परचेज के लिए यहाँ पर हमारा प्राइमरी यूनिट 28 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि यहाँ अगर बात करें 29 की तो यह रेमुनरेशंस टू री एंगेज स्टाफ ऑफिसर्स एंड कंसल्टेंट्स इसका हो जाएगा। जबकि 32 की बात की अगर तो इसमें कंट्रेक्चुअल पेमेंट्स की बात की जाती है। जबकि 27 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक का बात किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे सीधा पूछा गया था डायरेक्ट परचेज से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी यूनिट 28 के अंतर्गत हमारा बुकिंग एक्सपेंडिचर किया जाता है डायरेक्ट परचेज पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हेड फॉर MNP प्रोग्राम, यानी मशीनरी एंड प्लांट्स प्रोग्राम के लिए प्लान हेड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो MNP के लिए अगर बात करें तो प्लान हेड 41 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर बात करें 42 का तो 42 में हमारा वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट का यूज किया जाता है, के लिए यूज किया जाता है। जबकि 21 का RSP यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि प्लानेट 53 का पैसेंजर एमिनिटीज के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, विच प्राइमरी यूनिट इज यूज्ड फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर्स अगेंस्ट सैलरी, यानी सैलरी के अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो कौन से प्राइमरी यूनिट के अंतर्गत आता है। तो जो सैलरी और वेजेस जो होते हैं उस पर एक्सपेंडिचर्स हमारा प्राइमरी यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें प्राइमरी यूनिट 3 का तो इसके अंतर्गत हमारा PLB यानी प्रोडक्टिविटी लिंकेज बोनस जो दशहरे और दीपावली के अवसर पर दिए जाते हैं वो प्राइमरी यूनिट 3 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। जबकि प्राइमरी यूनिट 4 के अंतर्गत HRA को इंक्लूड किया गया है, यानी हाउस रेट अलाउंसेस को। जबकि प्राइमरी यूनिट 6 को डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी यूनिट 1 हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हमारा सैलरी पर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है OLWR, यानी OLWR का अर्थ क्या होता है। तो OLWR का अर्थ है ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड इज यूज्ड टू डील विथ POH ऑफ EMU, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड EMU यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग डील करता है। तो डिमांड की अगर बात करें डिमांड नंबर की तो जो EMU का किया जाता है, EMU एक तरह से देखा जाए तो मशीनरी एवं प्लांट से रिलेटेड है, कि मेंटेनेंस और रिपेयर से रिलेटेड है। जिसकी POH की अगर बात करें तो वह हमारा डिमांड नंबर 7 के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस के अंतर्गत टोटल हमारा डिमांड नंबर 4, 5, 6 और 7 का प्रयोग किया जाता है रिपेयर और मेंटेनेंस के अंतर्गत। 4 के अंतर्गत अगर बात करें हम तो पीबे एंड वर्क्स के
जो हमारा डिमांड नंबर है उसको इंक्लूड किया गया है, जबकि डिमांड नंबर 5 के अंतर्गत हमारा मोटी पावर्स, डिमांड नंबर 6 के अंतर्गत CNW के जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उससे इंक्लूड किए गए हैं, जबकि डिमांड नंबर 7 के अंतर्गत हमारा प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड होता है, जिसके अंतर्गत जो हम EMU का POH वगैरह करते हैं वह डिमांड नंबर 7 के अंतर्गत ही इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी प्लान हेड्स डू वी हैव, मीन्स हमारे पास कितने प्लान हेड अभी है। तो प्लान हेड की संख्या की अगर बात करें तो वर्तमान में 27 प्लान हेड है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्लान हेड 11 से प्लान हेड 82 तक है, जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं मिसिंग है। तो यहाँ पर टोटल संख्या काउंट करने पर 27 प्लान हेड आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा C इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट प्लान हेड की अगर बात करिए तो प्लान हेड 21 जो काफ़ी अक्सर पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत RSP यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। उसके अलावा अगर बात करें प्लान हेड 41, तो 41 के अंतर्गत MNP यानी मशीनरी एंड प्लांट से रिलेटेड है। 42 की अगर बात करें प्लान हेड 42 का, तो उसके अंतर्गत हमारा वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड होता है। प्लान हेड 51 स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड होता है। प्लान हेड 53 पैसेंजर एमिनिटी से रिलेटेड होता है। ये सारे काफ़ी जो प्लान हेड बताए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रश्न पेपर्स में इसको कहीं ना कहीं से एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इन सारे जो अभी बताए हैं इससे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप काफ़ी ध्यान रखिए, ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नेट रेवेन्यू इज इक्वल टू, यानी जो नेट रेवेन्यू होता है वो किसके बराबर होता है। तो नेट रेवेन्यू की अगर बात करें तो ग्रॉस रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर्स होता है, यानी जब ग्रॉस रिसिप्ट में से हम एक्सपेंडिचर यानी खर्च को घटा देते हैं तो वो हमारा नेट रेवेन्यू निकल कर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू अर्निंग्स, यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर्स है उसका अर्निंग से रेशियो जो होता है वो क्या होता है। तो वो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो निकल कर आता है, यानी जो ऑपरेटिंग पर हम खर्च करते हैं उसके मुकाबले जो अर्निंग होता है रेशियो में, वो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो कहलाता है। जो कि अगर बात करें तो यह कम से कम हो या इसको हम पॉसिबिलिटी करके रखते हैं, यानी कम से कम इस पर खर्च हो, यानी जितना हमारा एक्सपेंडिचर्स कम होगा अर्न ज़्यादा होगा तो इसका रेशियो हमारा मिनिमम निकल कर आएगा। यानी मिनिमम हमेशा रखने का प्रयास करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए डिमांड नंबर 10 इज यूज्ड फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ, यानी डिमांड नंबर 10 का प्रयोग किसके एक्सपेंडिचर्स पर खर्च करने के लिए किया जाता है। तो डिमांड नंबर 10 की अगर बात करें अगर तो हम जो ऑपरेटिंग पर फ्यूल्स पर खर्च होता है उससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा B इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा डिमांड नंबर 8, 9 और 10 को इंक्लूड किए गए हैं। जिसके अंतर्गत बात करें डिमांड नंबर 8 की, जो रोलिंग स्टॉक पर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको इंक्लूड किया गया है। डिमांड नंबर 9 के अंतर्गत जो ट्रैफिक पर हमारा खर्च होता है ऑपरेटिंग का उससे इंक्लूड किया गया है, जबकि डिमांड नंबर 10 के अंतर्गत हमारा फ्यूल पर जो ऑपरेटिंग खर्च होते हैं उसको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा B फ्यूल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत निकल कर आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी स्क्रूटनाइज द ऑडिट पारा, निम्नलिखित में से कौन सा कमेटी ऑडिट पारा को स्क्रूटनाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन सबऑर्डिनेटेड
लेजिस्लेशंस दोनों मिलकर यहाँ पर हमारा ऑडिट पारा का स्क्रूटनाइज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का कैनन्स नहीं है। तो इसमें अगर बात करें कैनन्स के अंतर्गत फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के, तो इसमें मेंशन किए गए हैं कुछ टर्म जिसको हमको करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन से हम देखेंगे, तो ऑप्शन से देखिए अगर, तो पब्लिक मनी इज फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन, यानी जो मनी होता है उसको हम यूज करेंगे पब्लिक के बेनिफिट कर लिए। तो यहाँ पर ये हमारा टर्म इंक्लूड किए गए हैं। सेकेंड है, एक्सपेंडिचर्स शुड नॉट बी मोर देन डिमांड, डिमांड से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, इसको भी इंक्लूड किए गए हैं। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर योर ऑन बेनिफिट, यानी अपने खर्च के लिए इसका यूज नहीं करना है। तो ये तीनों को इंक्लूड किए गए हैं कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, प्रोप्राइटरी के अंतर्गत। यानी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत टी ए शुड नॉट बी सोर्स ऑफ इनकम, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच का कोडल लाइफ पूछे गए हैं, तो वह 25 ईयर्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे एलएचवी का पूछा जाता तो एलएचवी का आप 35 ईयर्स आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, बीच ऑफ द फॉलोइंग फंड इज यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल्स ऑफ ओवर एज्ड एसेट, यानी जो ओवर एज एसेट्स जो होते हैं उसको रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल्स या मॉडर्नाइजेशन जो बोलते हैं, उसको करने के लिए कौन से फंड से हम खर्च करते हैं। तो उसको हम DRF यानी डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। उसके द्वारा हम कोई भी जो ओवर एज एसेट्स होता है उसके रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल से रिलेटेड हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बीच पार्ट ऑफ द बजट इंडिकेट्स द फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़रूरतों के लिए हम बजट को किसके अंतर्गत फंड्स को करते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो वो हर साल नहीं किया जाता है, यानी कब, जैसे अगर बात करें कोई स्टेशन हमको इस्टेब्लिश करना यानी इंस्टॉल करना हो, या कोई हमको जोन हेडक्वार्टर्स यानी डिवीजन वगैरह क्रिएट करना हो, तो उस केस में हम इस पार्ट्स बजट्स को इंडिकेट करते हैं और फंड्स को रिक्वायरमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट के लिए। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें हम, तो इसके अंतर्गत हम कैपिटल फंड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया, यानी पहली बार भारत के अंतर्गत ट्रेन कब चलाया गया था। तो पहली बार ट्रेन की अगर बात करें तो ये 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 34 किलोमीटर चलाया गया था। बोरी बंदर से थाने के बीच चलाया गया था, जिसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर्स। यह भारत की पहली ट्रेन चली थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर डिड द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड इंडिया, यानी भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुआ था। तो वो कोलकाता के अंतर्गत किया गया था। इसको चलाया गया था, अगर बात करें तो 1984 के अंतर्गत इसको शुरुआत किया गया था पहली बार भारत के अंतर्गत मेट्रो ट्रेन को, जो कि चलाया गया था दमदम से टोलीगंज के बीच चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज द ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप इन इंडिया, भारत के अंतर्गत सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप्स कौन है। तो इसमें हमारा जमालपुर वर्कशॉप सबसे पहले नंबर पर सबसे पुराना वर्कशॉप के अंतर्गत आता है, जिसका अगर बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1862 के अंतर्गत किया गया था।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है पीएनआर, यानी पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, जो कि टोटल 10 डिजिट्स के नंबर होते हैं, जिसमें उसके डिजिट से हमारा किन से रेल डिवीज़न या जोन का हुआ है उसका पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच इज द मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवे, यानी इंडियन रेलवे का शुभंकर जो एक प्रतीक होता है चिन्ह, वो क्या है इंडियन रेलवे का। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो भोलू द एलिफेंट इसका हमारा मैस्कॉट है, जो कि 150th एनिवर्सरी पर 2002 में यह लॉन्च किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा। तो इस भोलू द एलिफेंट की अगर बात करें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच वाज द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस, यानी फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस कौन सा था निम्नलिखित में से। तो फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो यह हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस था, जो कि चलाया गया था 1 मार्च 1969 के अंतर्गत। 1969 के अंतर्गत चलाया गया था, जो था हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस डज नॉट हैव अ प्रोडक्शन यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहाँ पर एक प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यहाँ पर हमारा लोकोमोटिव्स का निर्माण किया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। पेराम्बूर, जहाँ पर आईसीएफ कोच का निर्माण 2018 तक किया जा रहा था, वर्तमान में यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यलहंका, जहाँ पर रेल व्हील फैक्ट्री यानी रेल चक्कों का निर्माण किया जाता है, तो ये भी हमारा सही उत्तर है। जबकि कोलकाता में ऐसा कोई भी प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर इन्वायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स का लेखक कौन है। तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक की अगर बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द पिंक सिटी, विच इज द पिंक सिटी, यानी पिंक सिटी कहाँ पर है, किसको नाम से जानते हैं। तो हम जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग, यानी भारतीय जो राष्ट्रीय फ्लैग जो है हमारा झंडा, उसके अंतर्गत जो चक्के व्हील लगे होते हैं, उसके अंतर्गत हमारा जो चक्र लगे हैं उसकी संख्या, चक्र की संख्या पूछा गया, यानी स्पोक्स की नंबर्स पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर बात करें, ये हमारा झंडा हो गया, इसके अंतर्गत जो चक्र लगे हैं और चक्र के अंतर्गत जो चारों तरफ हमारा स्पोक्स लगे होते हैं, इसका संख्या पूछा गया है। तो यह टोटल हमारा 24 की यानी 24 के नंबर्स में हमारे स्पोक्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हमारा, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज, यानी जो हमारा सिविल अवार्ड यानी सिविल हमारा पुरस्कार के मामले में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है भारत के अंतर्गत। तो सिविलियन अवार्ड के अंतर्गत हमारा सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है। भारत रत्न से नीचे हमारा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और सबसे लास्ट में हमारा पद्म श्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट इज, यानी जो हमारा माउंट एवरेस्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है
उसकी हाइट कितनी है तो वो 8,848 मीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ईडन गार्डन इज हैविंग द स्टेडियम फॉर विच गेम, यानी ईडन गार्डन जो कोलकाता में स्थित है स्टेडियम, वो किस गेम के लिए बना है। तो उसके अंतर्गत हमारा क्रिकेट यानी क्रिकेट स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2, यानी चंद्रयान 2 का लैंडर, यानी हम एक हमारा रोवर था, एक हमारा लैंडर था। लैंडर का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो लैंडर का नाम था विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर डाला गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो विक्रम साराभाई जी थे वो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, यानी भारत के जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम थे उसके जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को। जो बात करें यहाँ पर रोवर्स को, तो रोवर्स थे वो, उसका नाम था प्रज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हेन डिड द जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में गुड्स जीएसटी को कब स्टार्ट किया गया था। तो वह 1 जुलाई 2017 को चालू किया गया था। बात करें तो यह भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को इंक्लूड किया गया था, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ट्रेन वंदे भारत रन बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड विच सिटी, यानी जब सबसे पहला जो वंदे भारत ट्रेन चलाया गया था वह 15 फरवरी 2019 को चलाया गया था। वह नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं नेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अगर बात करें जिस समय वीडियो बना रहे हैं उस पीरियड में भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो बात करें तो जगदीप धनखड़ 2023 के अंतर्गत जगदीप धनखड़ भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिसेंटली रिमूव्ड, यानी जब ये पेपर पूछा गया था 2019 के अंतर्गत, तो उस समय 5 अगस्त को 2019 को यह एक आर्टिकल हटाया गया था, जो कि आर्टिकल 370 था, जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया परचेजिंग फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से कौन सा एयरक्राफ्ट भारत खरीद रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राफेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है NHSRCL इज इम्प्लीमेंटिंग हाई स्पीड कॉरिडोर बिटवीन बीच सिटीज, यानी जो NHSRCL एंड नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वह बुलेट ट्रेन के लिए जो हाई स्पीड कॉरिडोर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कौन से 2 सिटी के बीच इंक्लूड किए जाए। तो वह मुंबई और अहमदाबाद के बीच इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इज द न्यू रेलवे डिवीजन परपोज टू बी सेटअप, यानी अभी जो बात करें 2019 के अंतर्गत जो नए रेलवे डिवीजन बनाया गया था, जिस समय ECOR के अंतर्गत जो बाल्टिया डिवीजन उस समय थे उसको बाल्टिया डिवीजन को SCOR के अंतर्गत ट्रांसमिट कर दिया गया था और एक नए डिवीजन ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत बनाया गया था जो कि था रायगढ़ के नाम से, रायगढ़ के नाम से जो को नया रूप से बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा बात करें तो रायगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी, जो ECOR के अंतर्गत नए डिविजन्स को
इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कौन सा हमारा फिर से नवीकरण एनर्जी के रूप में नहीं है। तो बात करें नवीकरण एनर्जी के रूप में तो वाइंड आते हैं, वेव आता है, सोलर आता है, जबकि डीजल हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण वर्तमान में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे। तो पहले इंडियन की बात करें गोल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले तो वह पीवी सिंधु था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ब्रेग्जिट इज द हैपनिंग इन विच कंट्री, यानी जो 2019 के अंतर्गत जो ब्रेग्जिट घटा था वो कौन से देश के अंतर्गत घटा था। तो वह यूके के अंतर्गत घटा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नेम द डैम नियर संबलपुर। संबलपुर के नज़दीक कौन सा डैम है। तो हीराकुद डैम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। संबलपुर उड़ीसा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा जो हमारा खारे पानी का झील है वो कहाँ पर है। वो चिलिका झील उड़ीसा के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वेयर इज द सन टेम्पल इन उड़ीसा लोकेटेड। उड़ीसा के अंतर्गत सन टेम्पल यानी कहाँ पर है। तो यह कोणार्क के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के कैबिनेट मिनिस्ट्री कौन किसके अंतर्गत है। तो यह हरदीप सिंह पुरी, यानी 2023 के अंतर्गत अगर बात करें तो 2023 के अंतर्गत अभी पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से। इसमें पहला प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी पखवाड़ा कब मनाया जाता है। तो हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 से 28 सितंबर के अंतर्गत मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दिल्ली में सेंट्रल गवर्नेंस ऑफिस में किस प्रकार की रवा स्टैंप होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिस होते हैं उसमें द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में स्टाम्प पेपर बनाया जाता है, जिसमें पहला होता है हिंदी, सेकेंड होता है अंग्रेजी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विभाषी। नेक्स्ट है राजभाषा कार्यावरण के लिए भारत के राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में ए बी सी यानी क ख ग 3 क्षेत्र में बांटा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 3 क्षेत्र में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होता है। जो राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत आया था वह तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजभाषा के किस धारा के अनुसार कुछ कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। तो धारा 3(3) जो है इसके अंतर्गत जो 14 यानी 14 डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लागू करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें धारा 3(3) कब लागू हुआ था तो वह 26
जनवरी 1965 को लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवीण किस स्तर के बराबर होता है? तब 3 तरह के हमारा सरकारी जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उसको शिक्षा दिया जाता है। एक होता है हमारा प्रबोध, सेकेंड हमारा होता है प्रवीण और थर्ड हमारा प्रयाग होता है। तो ये जो हमारा प्रवीण है, प्रवीण के अंतर्गत बात करें तो मिडिल स्कूल टाइप्स का उसका स्तर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारी के लिए कौन सी परीक्षा निर्धारित है? तो हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारी को प्रबोध, प्रवीण और प्रयाग तीनों तरह की परीक्षा देनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य आदेश की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 3(3) के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछा जाता है तो वह 10 जनवरी को होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपसे पास कोई ऐसा पेपर हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।